नमस्कार दोस्तों। तो हिंडनबर्ग रिसर्च नामक जो कंपनी है वो फिर से अपनी रिपोर्ट लेकर के आ चुकी है और इस बार एक बार फिर से इसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया है। आपको पता होगा कि पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट निकालती है और इस रिपोर्ट के बाद पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को 4 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और ये जो 4 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ ये आम लोगों का पैसा था जो कि हवा हो जाता है सिर्फ एक दिन में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आते ही। और अब एक बार फिर से इन्होंने इंडिया के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर ही रिपोर्ट निकाली है और उसमें इस बार सेबी की चेयरपर्सन को भी इन्होंने दोषी ठहराया है। इन्होंने कहा है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है जिनका नाम मधाबी पुरी है, जिनको आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, ये मधाबी पुरी जो है इनके खुद के स्टेक लगे हुए हैं कई सारी जो अडानी की ऑफशोर शेल कंपनीज हैं जिसके थ्रू वो जो अपने स्टॉक्स हैं जिसका 25% होल्ड करते हैं, वहां पर खुद इनके मधाबी पुरी के जो अपने मतलब अपने उनके स्टेक्स हैं उस कंपनीज में। इसी वजह से इन्होंने किसी प्रकार का अडानी ग्रुप के ऊपर एक्शन नहीं लिया और इसीलिए अडानी के जो स्टॉक्स थे वो गिरे तो बहुत तेजी से पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद, लेकिन फिर से उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं हुए, उनका फ्रॉड लोगों के सामने नहीं आया, उनका फ्रॉड दुनिया के सामने उजागर नहीं हुआ, इसी वजह से वो दोबारा से रीगेन कर ले गए। लेकिन जैसे ही भारत में गवर्नमेंट चेंज होगी ये फ्रॉड दुनिया के सामने जरूर से आएगा। बिकॉज हिंडनबर्ग रिसर्च का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जो है उसकी गवर्नमेंट की कई सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, LIC, SBI जैसी कंपनीज और सेबी की चेयरपर्सन, ये सब लोगों की मिली भगत की वजह से अडानी को सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से अडानी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइसेस तेजी से बढ़ते जा रहा है। अब जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बातें मैं आपको बोल रहा हूं, वो अभी पूरी डिटेल में आपको समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी आपको हिंडनबर्ग रिसर्च अगर नहीं पता होगी तो आपको ये समझने के लिए पहले तो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर वो रिपोर्ट समझनी पड़ेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च नामक जो कंपनी है वो क्या करती है वो समझना पड़ेगा और उसके अलावा ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे रिसर्च करती है, उनका प्रोसीजर्स क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें हमें डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको जो ये न्यूज आई है कि सेबी की चेयरपर्सन का अपना स्टेक है अडानी की कई सारी जो कंपनीज हैं, शेल कंपनीज जो उन्होंने बना रखी है उसमें, तो उनकी संलिप्तता है अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के, ये आपको इसकी जो गहराई है पूरे मामले की और कैसे ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत में समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च से। अब हिंडनबर्ग जो रिसर्च है ये एक पर्सन ने शुरू करी थी। इस कंपनी का नाम, इस कंपनी को 2017 में बनाया गया था और इस कंपनी को शुरू किया था नेथन एंडरसन नाम के इस पर्सन ने, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। नेथन एंडरसन बेसिकली एक इजरायली सिटीजन थे लेकिन इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरी करी है और वो US से पूरी करी है और वहां पर पढ़ने के बाद 2017 में ये अपनी एक रिसर्च फर्म बनाते हैं जिसका नाम ये रखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च। 2017 में इसको बनाते हैं और कहते हैं, ये क्लेम करते हैं, ये इस पूरे कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा इसके पीछे भी एक कहानी है। हिंडनबर्ग हादसा हुआ था, एक हिंडनबर्ग डिजास्टर कहते हैं, जो कि 1937 में हुआ था। ये डिजास्टर बेसिकली क्या था कि एक एयरशिप थी और उस एयरशिप पे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को लेकर के करीब 100 लोग थे और वो शिप जो है वो ब्लास्ट हो जाती है, वो एयरशिप जो है वो ब्लास्ट हो जाती है बिकॉज उसमें हाइड्रोजन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना नॉर्मल एयरशिप में होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है और इस केयरलेसनेस की वजह से कई सारे लोगों की उस डिजास्टर में डेथ हो जाती है, वो आग लग जाती है उसमें और कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। तो ऐसा कहा गया है कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था, ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था और इसको रोका जा सकता था अगर आप केयरलेसनेस नहीं करते तो उसी के नाम से इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अपनी एक कंपनी बनाई कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट में बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ये एक मैन मेड फ्रॉड होते हैं और इससे आम लोगों का पैसों का नुकसान होता है। तो बेसिकली हिंडन रिसर्च नाम की कंपनी करती क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कंपनीज के ऊपर रिसर्च करती है, उनके फंडामेंटल्स को चेक करती है, उनकी शीट्स को चेक करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर बताती है कि ये जो कंपनी है ये किस तरीके का फ्रॉड कर रही है, आपके पैसे जो लगे हुए हैं इस कंपनी में वो डूब जाएंगे, तो इसीलिए स्टॉक इनके इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको आप मत खरीदिए। और इसी वजह से जिसके ऊपर भी हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की ये कंपनी अपने रिपोर्ट निकाल देती है उस कंपनी का, क्योंकि इनकी रिसर्च इतनी तगड़ी होती है, कई कई साल ये रिसर्च करके ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हैं और जितने भी ये फैक्ट्स निकालते हैं उसमें वो फैक्ट्स हमेशा सही पाए गए हैं और इस वजह से क्या होता है कि उस कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है, उसके शेयर मार्केट में जो वैल्यूज़ होते हैं उनके शेयर्स के उसको बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, लोगों का पैसा भी नुकसान होता है, लोग अपना पैसा पैनिक करके बेचने लग जाते हैं उस कंपनी के शेयर्स और इस तरीके से कंपनी को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो एक कंपनी है ये बेसिकली एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अब शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में अगर डील नहीं करते होगे तो ये सारे टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन मैं आपको एक एक टर्म काफ़ी डिटेल में समझा दूंगा यहाँ पर, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। देखो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को थोड़ा समझते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। जैसे सपोज एक कंपनी है ABC नाम की, अभी जो ABC नाम की कंपनी है मैंने इसका शेयर खरीद लिया और सपोज आज इस कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपये है,
तो मैंने 1000 रुपये दे करके इस कंपनी का शेयर खरीद लिया, एबीसी नाम की कंपनी का। और फिर आगे चल करके इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता है, मान लो 1200 रुपये होता है, तो फिर मैं इस कंपनी का शेयर बेच देता हूँ और 200 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी के शेयर के प्राइस के बढ़ने की वजह से मैंने प्रॉफिट कमाया। जनरली लोग ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो लोग खिलाड़ी लोग होते हैं या जो पुराने लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट को काफ़ी समझते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग करके ट्रेड करते हैं। मतलब कंपनी के प्राइस के शेयर के प्राइस से बढ़ने की वजह से वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, बल्कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके कम होने से वो प्रॉफिट कमाते हैं। और ये जो कम होने से जो प्रॉफिट कमाते हैं उन्हीं को शॉर्ट सेलर्स कहते हैं, और इसी चीज़ को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज एक एबीसी नाम की कंपनी है और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज की डेट में ये 1000 रुपये है, और मुझे पता है कि अभी 14 तारीख आएगी और इस 14 तारीख को मेरे को कोई कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और एकदम पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर कि 14 तारीख को इस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर प्राइजेस हैं ये तेजी से नीचे गिरेंगे। अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन मेरी जेब में पैसा नहीं है कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद के वहां से प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना पैसा यहां पर नहीं डालता हूं मार्केट में, बल्कि जो मेरा स्टॉक ब्रोकर है मैं उससे कहता हूं कि भाई तू इस एबीसी कंपनी का जो स्टॉक है आज की डेट में जो भी इसका प्राइस है उस प्राइस का एक स्टॉक मुझे उधार दे दे। तो वो मुझे एक स्टॉक उधार दे देता है, उसको मैं तुरंत, आज क्योंकि वो 1000 रुपये का है तो तुरंत मैं उसको बेच देता हूं और अब मेरी जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं। और सेम क्योंकि मेरे पास एकदम पुख्ता इंफॉर्मेशन थी, तो 14 तारीख को क्या होता है कि इस एबीसी कंपनी के जो स्टॉक के शेयर के जो प्राइजेस होते हैं ये तेजी से गिरते हैं, और सपोज ये 1000 से गिर करके 500 पर आ जाते हैं और मेरी जेब में अभी 1000 रुपये हैं, तो मैं इसी कंपनी का 500 का 2 शेयर खरीद लेता हूं। और क्योंकि मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर से शेयर उधार लिया था तो मैं उसे शेयर ही वापस दूंगा, मुझे पैसे उसको वापस नहीं देने हैं। तो मैं इस एबीसी कंपनी का एक शेयर उस बंदे को, अपने स्टॉक ब्रोकर को दे देता हूं वापस, और अब मेरे पास एक शेयर बच जाता है जो कि आज की डेट में 500 की वैल्यू रखता है। दैट मीन्स आज की डेट में मैंने 500 का शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा लिया है। तो इसमें मतलब क्या था कि मैंने मार्केट में 0 रुपीज डाले, लेकिन मैंने मार्केट से पैसा बहुत कमा लिया। तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और यही शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है वो खुद भी पैसे कमाती है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पैसे कमवाती है। और जिस भी कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट निकाल देते हैं वो कंपनीज की हालत खराब हो जाती है, उनका पूरा फाइनेंशियल मार्केट में पूरा मार्केट भी कोलैप्स हो जाता है, और ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे इसी हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक कंपनी ने 2020 में निकोला के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, और ये जो निकोला कंपनी बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी थी। जैसे ही इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके ऊपर रिपोर्ट निकाली, इस निकोला कंपनी को जबरदस्त नुकसान हुआ और लोगों का भी पैसा इसमें डूबा और इनका भी पैसा डूबा। ठीक उसी तरीके से इन्होंने रिपोर्ट निकाली एक WINS फाइनेंस नाम की कंपनी पर। अब ये जो WINS फाइनेंस नाम की कंपनी थी ये एक चाइना बेस्ड कंपनी थी, और इस चाइना बेस्ड कंपनी के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी, और उस रिसर्च में इन्होंने पाया कि जो कंपनी है इसके कम से कम 350 मिलियन रेमनीबी का जो एसेट है वो चाइना में फ्रीज कर दिया गया है, जिस बात को इन्होंने अपने इन्वेस्टर से छुपाई हुई है। उसके अलावा जो इस WINS फाइनेंस का जो पेरेंट कंपनी है उस पेरेंट कंपनी के भी कई सारे एसेट्स, उस पेरेंट कंपनी के ऑलमोस्ट सारे एसेट्स को सीज कर दिया गया है चाइना में, और ये बात भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर से छुपाई हुई है। तो जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है WINS फाइनेंस पे, तो ये कंपनी बुरी तरीके से लॉस में जाती है क्योंकि इसने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया होता है। और उसके बाद लोग जो है वो पैनिक सेलिंग करते हैं, इनके स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं, तेजी से इनका प्राइस नीचे जाता है। तो उससे शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी पैसा कमाया और अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसा कमवाया, और उसके बाद ये कंपनी की हालत इतने खराब हो जाते हैं कि इनको डीलिस्ट कर दिया जाता है। इनका सबसे पहले लोअर सर्किट सीज होता है और उसके बाद इनको डीलिस्ट कर दिया जाता है। तो लोअर सर्किट सीज होने का मतलब क्या है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। अब देखिए लोअर सर्किट क्या होता है, बेसिकली इस WINS फाइनेंस की कंपनी जो है, सपोज इसका लोएस्ट प्राइस जो है, जो लोअर सर्किट है वो 130 रुपये, मतलब इस कंपनी का जो लोएस्ट प्राइस हो सकता है उसको कहते हैं लोएस्ट सर्किट, जहां पर आप बेच सकते हो इस कंपनी के शेयर को, और जो भी थोड़े बहुत बचे कुछ पैसे हैं वो आप अपने कवर कर सकते हो, उसको कहते हैं लोअर सर्किट। लोअर सर्किट सीज होने का मतलब ये होता है कि अब इस कंपनी का जो प्राइस है, जो सबसे नीचे जा सकते थे लोअर सर्किट, उससे भी नीचे जा चुके हैं, सर्किट सीज हो चुका है। मतलब अब आप जो इनका शेयर होल्ड कर रहे हो उसको आप मार्केट में बेच भी नहीं सकते, मतलब आपका पैसा प्रैक्टिकली कहें तो हवा बन गया। तो ये हवा बन जाना होता है लोअर सर्किट सीज होना, और ये सबसे बुरी बात होती है फाइनेंशियल मार्केट में। और जो ये WINS फाइनेंस नाम की जो कंपनीज हैं, जैसी ये कंपनीज हैं, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल क्योंकि फ्रॉड्स करती हैं और इसी वजह से इनकी लोअर सर्किट सीज होती है, जिसकी वजह से आम लोगों का पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च नामक ये जो कंपनी, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करती हैं, कैसे रिसर्च करती हैं, और रिसर्च करके जब अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं, और जिन भी कंपनीज के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट्स निकाल देती हैं उन कंपनीज की हालत तो खराब होती है फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि क्योंकि उन कंपनीज ने फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए होते हैं और उसके पुख्ता सबूत ये हिंडनबर्ग रिसर्च ले आकर के अथॉरिटीज के सामने रख देती है, तो ये अथॉरिटीज क्या होती है कि इनके पीछे, जैसे निकोला के पीछे अथॉरिटीज पड़ गई थी,
विन WINS फाइनेंस तो बंद ही हो गई है पूरी कंपनी। तो इस तरीके से ये कंपनीज जो हैं वो जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में कर रही होती हैं काम, ये प्रे करती रहती हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है ये हमारे ऊपर कोई रिपोर्ट ना निकाले। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को शुक कर दिया था इसी तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च ने, जब इन्होंने पिछले साल अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकाल दी। और इस रिपोर्ट का, ये मैं उनके वेबसाइट से ही निकाल करके लाया हूँ ये पूरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का टाइटल था कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है, और ये फ्रॉड लोगों के सामने उजागर करने का जिम्मा हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिया था। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी पूरी रिसर्च में टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे हैं अडानी ग्रुप से, और कहा जाता है कि अडानी ग्रुप ने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। इसीलिए हिंडनबर्ग रिसर्च की जब रिपोर्ट आई तो अडानी जो ग्रुप है उसके शेयर के प्राइसेस तो तेजी से नीचे गिरे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों में वो प्राइसेस दोबारा से रिकवर हो गए। अब क्या होता है मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि इन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम, वैसे तो 88 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, लेकिन मैं उसमें से जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है उसको आपको समझा देता हूं डिटेल में। इन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, वो इल्ज़ाम ये है कि इस अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। अब ये स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है वो आपको समझ आएंगे, किस तरीके से ये होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फिर अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने क्यों लगाया। अब देखिए अडानी ग्रुप जो है यहाँ पर उसका पूरा लिस्ट है, और ये सब कुछ मैं हिंडनबर्ग रिसर्च से ही लेकर के आ रहा हूँ। अब सपोज एक कंपनी पकड़ लेते हैं अडानी की, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस। अब अडानी इंटरप्राइजेस के जो प्राइस थे 2020 में, वो प्राइसेस सपोज 130 रुपए थे, और वो प्राइसेस जो हैं 2022 में बढ़ करके कुछ 4000 रुपए के करीब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना दिया इस कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस ने कि इनके जो शेयर के प्राइसेस हैं ये इतने तेजी से बढ़ गए। भाई कोविड का टाइम था, 2020 में कोविड था, 21 में कोविड था, 22 में कोविड था, तो इतना ऐसा क्या हो गया 2-3 सालों में 2022 पहुंचते पहुंचते कि 4000 इनके शेयर के प्राइसेस हो गए। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस चीज़ पर बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था इस कंपनी ने, तो फिर इसके प्राइसेस इतना कैसे बढ़ गए, बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब अगर हमें और आप जैसे लेमन लोगों को देना होगा तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सा बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। इस कंपनी का जो शेयर के प्राइसेस हैं, शेयर की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ने की वजह से इनके जो शेयर के प्राइसेस हैं, क्योंकि सप्लाई कम होगी तो इनके जो शेयर के प्राइसेस हैं वो तेजी से ऊपर जाए होंगे। तो इट इज़ अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई गेम। अब यहीं पर आता है टेक पूरे फाइनेंशियल मार्केट के फ्रॉड का, जो हिंडनबर्ग रिसर्च इल्जाम लगाता है अडानी ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पर जो मैं एक एक बातें बोल रहा हूँ ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च में लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ, या मैं अपनी तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। तो जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कमेंट बॉक्स में आप लिखने आओगे, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च में लिखा हुआ है। और इस पूरे रिसर्च की जो रिपोर्ट की जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप खुद एक बार पढ़ लेना और इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में चेक कर लेना। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि कैसे ये पूरा फ्रॉड होता है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि एक फेक डिमांड क्रिएट की जाती है अपने शेयर्स की, और इससे बचने के लिए अब कोई भी कंपनी है वो सपोज अपने शेयर की फेक डिमांड क्रिएट करती है तो उससे उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सपोज वो जो अपने कंपनी का 100% होल्डिंग है वो अपने पास ही रख के और उसको मैनिपुलेट करके लोगों के बीच में ऐसे ही फेक हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये तो तेजी से ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक का प्राइस तेजी से लोग इसको खरीद रहे हैं तो हम भी इसको खरीदते हैं। ऐसा फेक डिमांड क्रिएट करके, हाइप क्रिएट करके लोग पैसा कमा सकते हैं उससे। तो सेबी ने इस चीज़ को रोकने के लिए एक लॉ बना रखा है, और वो ये लॉ है कि कोई भी कंपनी जो होगी जो लिस्ट की गई है स्टॉक मार्केट में वो 75% से ज़्यादा अपनी कंपनी के होल्डिंग्स नहीं रख सकती है। तो ये इन्होंने एक बार कर दिया, और जितनी भी कंपनीज आज की डेट में स्टॉक मार्केट में वर्क करती हैं वो ज़्यादातर 50% तक अपने जो कंपनी के एसेट्स हैं, मतलब अपने कंपनी की जो होल्डिंग्स हैं उनको होल्ड करती हैं, और बाकी पब्लिक के पास होता है, बाकी जो पूरा शेयर होता है वो पब्लिक के पास हाथों में होता है। तो इसलिए मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, 75% से भी मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 75% के करीब भी होल्ड कर रहे हो तो बाकी का 25% का वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि वो मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अडानी ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि अडानी ग्रुप ने जो नॉर्मल अपनी कंपनीज के थ्रू जो होल्डिंग अपने पास रखी हुई है वो 75% के करीब रखी हुई है, और बाकी का जो बचा हुआ 25% है वो 25% क्या किया इन्होंने कि इन्होंने ऑफशोर मॉरिशस में, सिंगापुर में जो अपनी शेल कंपनीज छोटी छोटी बना रखी हैं उन शेल कंपनीज के थ्रू बाकी का 25% भी ये होल्ड करते हैं, जिसके थ्रू ये अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं। और अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके इन्होंने एक फेक डिमांड क्रिएट करी है, जिसके वजह से इनके जो प्राइसेस हैं 130 रुपए ये बढ़ करके 4000 रुपए पहुंच चुके हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्केट कैप बढ़ता है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, उसकी वजह से इनकी कंपनीज की वैल्यूएशन भी तेजी से बढ़ती है। और वैल्यूएशन जब तेजी से बढ़ती है तो इसी गेम की, इसी वैल्यूएशन के बेसिस पर ये दुनिया के फर्स्ट रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट लोग बनते हैं, या एशिया के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिचेस्ट लोग जो हैं वो इन्हीं वैल्यूएशन, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन के बेसिस पर इनको बनाया जाता है। तो जब ये फर्स्ट रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट लोग होते हैं दुनिया के, उसी के बेसिस पर इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है।
अब जब क्रेडिट रेटिंग सुधरेगी तो इनको लोन लेने में बहुत आसानी होती है और इसी फेक वैल्यूएशन के दम पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड करके लोन ले लेती हैं। तो इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने इल्जाम लगाया कि अडानी ने भी यही फेक वैल्यूएशन क्रिएट करके, ये फेक डिमांड क्रिएट करके 2.5 लाख करोड़ का कम से कम लोन ले लिया। और इस लोन, और जैसे ये हिंडनबर्ग रिसर्च सामने ये सारी चीज़ें ले आता है, अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि SBI, LIC, इन लोगों ने भी अडानी के स्टॉक्स में 30-30 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, जो कि कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट हवे में थी। मतलब कि एक फेक डिमांड के बेसिस पर क्रिएट की हुई कंपनी और उसके वैल्यूएशन के ऊपर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी। जिस कंपनी का शेयर सिर्फ 130 रुपये था, उसको साल 2 साल में ही बढ़ा करके 4000 रुपये तक कर दिया जाता है। कम से कम 1500% का गेन दिखा दिया जाता है, जिसके बेसिस पर ये फेक डिमांड क्रिएट की जाती है और उसके बेसिस पर कम से कम 2.5 लाख करोड़ का लोन ले लिया जाता है। और उसके बाद हिंडन रिसर्च ने और आगे जाकर के ये बताया कि आज अडानी ग्रुप की मोस्ट ऑफ द कंपनीज की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। मतलब कि अगर इनसे आज ही लोन वापस मांग लिया जाए तो ये लोन भर भी नहीं पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज की करंट रेशियो निकाल दिया है। अब आपको अगर किसी भी कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ समझना हो या वो कंपनी कैसा कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है वो समझना हो, तो सिंपल लेमन लोग क्या करते हैं, करंट रेशियो निकाल लेते हैं उस कंपनी का। ये करंट रेशियो बेसिकली क्या होता है, उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं और उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस कंपनीज की टोटल लायबिलिटीज के साथ, और जो वो रेशियो आता है उसको करंट रेशियो कहते हैं। अगर ये नंबर 1 से कम होता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि कंपनी की हालत बहुत खराब है। मतलब कंपनी आज की डेट में इस मुहाने पर खड़ी है कि अगर वो सारा लोन, मतलब ये 2.5 लाख करोड़ का जो लोन दिया गया है, उसको आज की डेट में ही वापस मांग लिया जाए तो ये कंपनी वो लोन वापस भी नहीं चुका पाएगी। ये स्थिति खराब है उस कंपनी की। और अडानी ग्रुप की मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज थी उनकी हालत करंट रेशियो में इसी प्रकार की थी, जिस वजह से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा फ्रॉड है। मतलब ये पूरा जो मार्केट है उसका बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये फ्रॉड तब जाकर के सामने आएगा जब गवर्नमेंट चेंज होगी या जब अडानी के ऊपर जांच बैठेगी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जब बाहर आती है, आपको भी पता है कि लोग जो है बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, पैनिक सेलिंग होती है। अब मैं आपको दूसरी का साइड ऑफ स्टोरी बताता हूँ। अब हिंडनबर्ग के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हिंडनबर्ग ने ये जो रिपोर्ट निकाली इसका पूरा जवाब अडानी ग्रुप ने दे दिया। उन्होंने जितना लोन लिया था, किस बेसिस पे लोन लिया था, उसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने जितने भी 88 क्वेश्चंस थे सबका जवाब दे दिया। हिंडनबर्ग ने सिर्फ एक फेक पैनिक क्रिएट करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा नुकसान करवाया और शॉर्ट सेलिंग करके खुद और अपने इन्वेस्टर्स को उससे पैसा कमाया। और जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो सब फेक हैं और इसीलिए अडानी ग्रुप जो है उसके प्राइसेस तो गिरे, फेक सेलिंग, वो फेक पैनिक की वजह से उनके शेयर्स के प्राइसेस तो गिरे, लेकिन विथ टाइम जो है उन्होंने दोबारा से रिकवर कर लिया। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो दोबारा अपनी रिपोर्ट निकाली है, दोबारा क्लेम किया है कि सेबी की चेयरपर्सन में इन्वॉल्व हैं, तो वो उसका एक तरीके से रिप्लाई है। ये रिप्लाई ये है कि क्यों उसके प्राइसेस, क्यों अडानी ग्रुप के शेयर्स के सारे प्राइसेस दोबारा से उसी प्राइस पर क्यों आ गए और दोबारा से ये बढ़िया क्यों परफॉर्म करने लगा ये शेयर। उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, वो अडानी को सपोर्ट कर रही हैं और उनके जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसके ऊपर कोई जांच नहीं कर रही है, जिसमें सेबी भी लिप्त है। और सेबी की चेयरपर्सन खुद का उनका स्टेक, कई सारी अडानी की जो शेल कंपनीज मैंने बताई थी जो 25% शेयर होल्ड कर रही हैं, उनमें उनका स्टेक लगा हुआ है। इस वजह से वो जो है वो किसी भी प्रकार की, सेबी जो है वो किसी भी प्रकार की जांच नहीं करना चाहते अडानी ग्रुप पर, क्योंकि इसमें SBI, LIC तक का, कंपनीज तक का पैसा लगा हुआ है, इसलिए ये लोग जांच नहीं करना चाहते अडानी ग्रुप के ऊपर। और इसी वजह से ये ग्रुप जो है अभी जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक अपने जो प्राइसेस हैं इनको ये बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी इनके प्राइसेस जो है वो तेजी से गिर जाएंगे। और ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च क्लेम करता है। और ये सवाल जो उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो चेंज होगी तब जाकर के अडानी के जो शेयर के प्राइसेस है वो गिरेंगे, ये सवाल मैं बिल्कुल भी नहीं उठा रहा हूं। इसमें जो भी इस पूरे वीडियो में जितने भी शब्द बोले हैं ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च के शब्द हैं या अपोजिशन के शब्द हैं। कांग्रेस ने ये सवाल कई बार पूछा है मोदी गवर्नमेंट से, यानी कि बीजेपी की सरकार से, कि आप अडानी ग्रुप के ऊपर जांच क्यों नहीं करवाते हो। जब उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है फाइनेंशियल फ्रॉड का, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाते या सेबी उसकी जांच क्यों नहीं करती है। अब इन्होंने सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आने वाला है। और अगर ये बात सच निकली तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब शायद दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो के ऊपर गवर्नमेंट का जहां पर भी नाम आया है या जहां पर भी जो भी इसमें इल्जाम लगे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, या गवर्नमेंट की SBI का नाम आया है या LIC का नाम आया है या सेबी की चेयरपर्सन का नाम आया है, ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च में मौजूद है। आप जाकर के वहां पर पढ़ लेना। और इसमें कुछ भी चीजें मैंने अपने तरफ
तरफ से बना करके नहीं बोली है, या मेरा कुछ भी पर्सनल ओपिनियन इस पूरी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप जैसे ही गूगल पे भी अगर आप टाइप करते हो कांग्रेस क्वेश्चंस ओवर अडानी टू बीजेपी, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो कांग्रेस ने पूछे हैं या जो भी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो उन्होंने करंट गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं और उस इल्ज़ाम का क्या जवाब दिया गया है, वो सारी चीज़ें जो है आपको गूगल पर आराम से मिल जाएंगी। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये पार्लियामेंट में उठी हुई बातें हैं या ये जो बातें हैं ये न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखी हुई बातें हैं। तो मैं अपनी तरफ से इसमें आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें एक बार जाकर के खुद चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने जो भी बच्चा अनअकैडमी की टीम से जुड़ना चाहता है और यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए बिगेस्ट एवर ऑफर निकाला है। और ये ऑफर है ऐसा कि आप अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है उसको आप सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें आपके डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे, प्लस आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उन आंसर्स का इसमें इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ में मिल सकता है। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और पूरा ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या कहती है, अडानी ग्रुप से इनका क्या लेना देना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने फिर से एक बार आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि इसमें जो भी बातें मैंने कही हैं ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक ली गई हुई है उस लिंक पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। एक एक बात आपको उस हिंडनबर्ग रिसर्च की मिली है, इसमें मेरा अपना कोई भी ओपिनियन नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।